आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 1857 के विद्रोह के कारणों और 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में जाना। आज हम इस विद्रोह के परिणाम के बारे में देखेंगे। (1857) का विद्रोह एक युग की समाप्ति एवं एक नए युग का आगमन का संकेत था। इसने भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय भावना को गहरे रूप से प्रभावित किया। यद्यपि 1707 से ही मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी और विद्रोह आरंभ होने के समय वे नाम मात्र के शासक रह गए थे, तथापि वैधानिक रूप से अब भी मुगल ही भारत के शासक थे। विद्रोह के बाद बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था और उनके उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई। इस तरह भारत में मुगल वंश का शासन समाप्त हो गया। अब अंग्रेजी सरकार का शासन आरंभ हुआ। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम था इस विद्रोह का। 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कायम रहा। इस दौरान इंग्लैंड की सरकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का, पिट्स इंडिया एक्ट 1783 की घोषणा द्वारा कंपनी की नीतियों को प्रभावित करता रहा। 1858 में साम्राज्ञी विक्टोरिया की एक घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इन 15 सदस्यों में से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व संचालकों द्वारा एवं 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस काउंसिल का कार्य राज्य सचिव को परामर्श देना था, परंतु राज्य सचिव काउंसिल के बहुमत के निर्णय के विरुद्ध भी कोई निर्णय कर सकता था। 1885 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। उसे अब वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। भारतीय प्रशासन से संबद्ध सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित कर दी गई। वह राज्य सचिव और काउंसिल के निर्देश पर ही भारत में शासन करने लगा। ये भी इस विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम था। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इसके बदलाव से साम्राज्यवाद के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। अब भारत का आर्थिक शोषण का एक नया युग प्रारंभ हो गया। दूसरी बात, इससे भारत पर शासन अब इंग्लैंड से होने लगा, तो परिणाम स्वरूप शासन अधिक प्रतिक्रियावादी तथा अनुदार बनता गया। सरकार ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उदार नीति की घोषणा की। घोषणा में जो है विस्तारवादी नीति का परित्याग करने की बात की गई। भारतीय प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार भारतीयों की प्राचीन परंपराओं का सम्मान करेगी
तथा सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म आदि का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन साम्राज्यवादी सरकार इस 1857 के तूफान को रोकने वाले देशी राज्यों तथा सामंतों को अपना हितैषी बना लिया। गोद लेने का जो अधिकार है वापस दे दिया गया। 1876 में रानी विक्टोरिया द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण कर देशी राजाओं को अधीनस्थ सहयोगी बना लिया गया। 1857 के विद्रोही सामंतों तालुकदारों को भी सुविधाएं प्रदान कर दी गई। इस तरह से फूट डालकर राज करने की नीति ब्रिटिश सरकार का नया अस्त्र बन गया। इसी प्रकार से सर सैयद अहमद खां और बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने यह तर्क दिया था कि विद्रोह का एक कारण इस बात का अभाव था कि कंपनी के पास भारतीयों की इच्छाओं को जानने का कोई तरीका नहीं था। तो इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1861 में पास किए गए इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। ये जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, परंतु इस बात को स्वीकार किया जाना कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था इस विद्रोह के परिणामस्वरूप। सेना का पुनर्गठन। इस विद्रोह के अनुभव के बाद सेना में भी सुधार किया गया। सैनिक पुनर्गठन के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई। यूरोपीय तथा भारतीयों में 1:2 का अनुपात निश्चित किया गया। सेना के गठन में विभाजन और प्रतितोलन डिवीजन एंड काउंटर पॉइज के सिद्धांत का अनुपालन किया गया। सेना भर्ती में सिख, पठान तथा गोरखों को वरीयता दी जाने लगी। इसके अलावा जो है विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया। अंग्रेजी नीतियों के कारण सामंती एवं प्रक्रियावादी वर्ग सरकार के समर्थक बन गए। हिंदू मुस्लिम का विभेद बढ़ गया। विद्रोह के बाद वर्ग संघर्ष भी तीव्र हो गया। लोगों ने समझा कि अंग्रेज का प्रभाव नष्ट करने के लिए उन्हें सामंती एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों से भी निपटना पड़ेगा, जो भारत में अंग्रेजी हितों के संरक्षक हैं। दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी तत्वों के समर्थन पाकर सरकार ने भी कोई सामाजिक सुधार का कार्यक्रम एक प्रकार से बंद कर दिया। विद्रोह के कुछ आर्थिक परिणाम भी हुए। विद्रोह के दौरान अस्त व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए भारत में रेलों का विस्तार और सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी बढ़ी। समाज में भारतीय उद्योगपतियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसकी सहानुभूति भी अंग्रेजों के साथ थी। संभवतः इस विद्रोह के भावनात्मक प्रभाव सबसे दुर्भाग्यपूर्ण थे। जातीय कटुता इस संघर्ष की सबसे जो है दुष्टतम लेगेसी थी। भारतीयों को एक तरह से सब ह्यूमन क्रिएचर के रूप में चित्रित किया गया। अंग्रेजों ने तर्क देना शुरू किया कि भारतीय समाज रूढ़िवादी, गतिहीन है। भारत में अंग्रेजों ने एक स्वामी जाति की परंपरा बना दी। तो हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल हो गया, परंतु इसने यह दिखा दिया
कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती थी। इसके लिए सभी वर्गों का सहयोग और राष्ट्रीय भावना जरूरी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस विरोध को एक निश्चित दिशा मिल गई। एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि इससे पुराना जो सामंतवादी ढांचा है वो चरमरा गया। दूसरा, इस विद्रोह के दौरान हिंसा का मार्ग अपनाकर अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। तो इसकी असफलता के बाद हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया। और एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी कह सकते हैं कि विदेशी शक्ति को समाप्त करने के लिए लोगों ने जिस वीरता एवं बलिदान की भावना का परिचय दिया वह भारतीयों का प्रेरणा स्रोत बन गया।